औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। हमारा स्केलेटन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती है। मीन यहाँ पे डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, मीन स्केलेटन यानी निजामी इस्तकवान। डिफॉर्मिटीज का मतलब बिगाड़, खराब, उसकी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको कहते हैं डिफॉर्म, बिगड़ा हुआ स्केलेटन। अब हम देखेंगे स्केलेटन का बिगाड़, हड्डियों का बिगाड़ वो किस तरीके से हो रहा है। नंबर 1, इसकी जेनेटिक काजेस हो सकती है, यानी कि नस्ल दर नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये डिजीज मुंतकिल हो सकती है। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन के लिहाज से जेनेटिक काजेस हम डिस्कस करते हैं इनको। दूसरी बात हार्मोनल कॉजेस, यानी कि बॉडी में हार्मोन्स की कमी पेशी से भी डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन हो सकती है। और तीसरी बात है न्यूट्रिशनल कॉजेस, ये खाने में भी प्लस माइनस होने से जो डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन जो ना वो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक डिफॉर्मिटीज। जेनेटिक डिफॉर्मिटीज में क्या है? सबसे पहले क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट मीन शिगाफ, कटा हुआ, फटा हुआ। पैलेट मीन तालू, तालू का शिगाफ। क्लेफ्ट मीन शिगाफ, दराड़। फटा हुआ जिसे हम कहते हैं कटा हुआ। पैलेट मीन तालू, तालू का शिगाफ। हेयर लिप भी इसे हम कहते हैं, मीन खरगोश की तरह का ना, सामने वाले जो होंठ खरगोश की तरह, जिसको हम हेयर लिप भी कहते हैं। हेयर मीन जिस तरह आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जंगली खरगोश को हम हेयर कहते हैं। और जो घरों में रखते हैं डोमेस्टिक, उसको हम रैबिट कहते हैं। क्लेफ्ट पैलेट में होता क्या है? पैलेटाइन प्रोसेसिस ऑफ द मैक्सिला, ऊपर वाला जबड़ा, एंड पैलेटाइन और तालू, इनके प्रोसेसिस जो हैं, एंड द पैलेटाइन और तालू फेल टू फ्यूज, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। हमारे देखो ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला, हमारा तालू एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए नहीं होते। इफेक्ट क्या है इसके? डिफिकल्टी इन सकिंग। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, ये सकिंग नहीं कर सकते। मतलब छोटा बच्चा जब मामा का दूध पीना होता है या फीडर पीना होता है तो वो सकिंग नहीं कर सकते, उसको प्रॉब्लम आएगा। बड़े वाले लोग जिस तरह स्ट्रॉ से हम पाइप से बोतल वगैरह पी लेते हैं ना, तो बड़े भी इस तरीके से स्ट्रॉ वगैरह को सक नहीं कर सकते। तो एक सकिंग में डिफिकल्टी आएगी। दूसरी बात एस्पायरेशन निमोनिया, एस्पायरेटरी निमोनिया। एस्पिरेशन से मुराद कि लंग्स के अंदर इनहेलेशन के जरिए कोई चीज जा रही है, एस्पिरेशन। निमोनिया मीन इसकी कुछ सिम्टम्स होती है जैसे फीवर, कफ। ये रिलेटिवली रैपिड होता है ये वाला काम। जहर के लंग्स के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रकिया है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें कोई भी चीज चलती है फौरन हमें जो ना वो स्नीजिंग या डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये वाले जो पेशेंट हैं, इनमें चूंकि ओपनिंग रहती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनको सकी में प्रॉब्लम होती है। और फूड अगर लंग्स के अंदर चली जाए, इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू लंग्स, अगर फूड लंग्स के अंदर चली जाए तो फिर ये वाली कंडीशन डिवेलप हो सकती है। स्टूडेंट, ये देखिए एक बेबी आपको नजर आ रहा है, इसमें देखिए ये वाला इसका होंठ कटा हुआ है। खरगोश का भी यहाँ पे ऐसे ही होता है, अकेला होंठ नहीं कटा हुआ, क्लेफ्ट पैलेट, होंठ नहीं कटा हुआ। देखिए ये तालू भी अंदर से कटा हुआ है। देखिए हमारा यहाँ पे तालू ऐसा नहीं होता, ये इनकम्प्लीट क्लेफ्ट है देखिए। लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिला, ये पैलाटाइन। अब देखिए ये मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा, मैक्सिला, और ये पैलाटाइन, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, बल्कि एक मुसलसल आपको एक दरार नजर आ रही है। इसे हम कहते हैं तालू का शिगाफ, इसे हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये यूनिलेटरल है। बाइलेटरल देखो दोनों तरफ से है, इधर से भी इधर से भी। बाइलेटरल कंप्लीटली द पैलेट, तो हमें
ये दोनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन को हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, क्योंकि कंडीशन अल्टीमेटली तालू कटा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताए हैं, ये वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं। बेबी जो है इसको इस कंडीशन में माँ फीडिंग कर सकती है, यानी कि देखो इसका सर, हेड मतलब रीजन ऊपर को उठाया हुआ है ना, नीचे नहीं है इसका हेड। अब देखिए इसमें भी एक प्रॉपर एंगल है, देखें ये तकरीबन हमें 45 के एंगल नजर आ रहे हैं कि मम्मा ने इस बेबी को किस तरीके से फीडिंग कर रही है ना। तो देखिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। देखो ये बेबी जो है टोटल फ्लैट है इस वक्त ना, तो इस कंडीशन में इसको एस्पिरेटरी निमोनिया होने के चांसेस है। नो दिस वे, इसलिए हमने जो बेबी है जो क्लेफ्ट पैलेट है उसको इस तरीके से हम फीडिंग नहीं कर सकते। देखिए ये रैबिट आपके सामने, देखिए ये होंठ कटा हुआ है इसका ना, ये कुदरती तौर पर कटा हुआ है ना, इसको बीमारी नहीं है, ये कुदरती तौर पर ऐसा है। हम इसकी ममासलत इसके साथ दे रहे हैं कि इनके भी तालुक यहाँ से कटे हुए होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है जेनेटिक डिफॉर्मिटीज में माइक्रोसिफेली, माइक्रोकीफेली, माइक्रोसिफेली भी कुछ लोग पढ़ते हैं, माइक्रोकीफेली, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, कीफेली मीन स्कल, स्कल का छोटा होना, स्कल का छोटा होना, माइक्रो मीन स्मॉल, कीफेली मीन स्कल, इंडिविजुअली स्मॉल साइज स्कल, बेबी विद टिपिकल हेड। देखो ये बेबी जो है इसका प्रॉपर हेड, आपको इतना बड़ा हेड नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है बेबी विद माइक्रोस्फेयर, ये देखो ये छोटा सा स्कल है, असल में होना तो इतना बड़ा चाहिए, लेकिन देखो ये वाली और भी टिपिकल कंडीशन है, सीवियर। देखो ये इतना सा हेड है इसका, इतना सा हेड, ये छोटा था, बेबी को नॉर्मल इतना हेड इसका होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं माइक्रोसिफेली। आपने आम उर्फे आम में सुना होगा दौले शाह के चूहे, ये जो दौले शाह के चूहे हैं आपने देखा होगा ये इस शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं, माइक्रोसिफेली। देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल आपके सामने ढूंढी है, ये देखिए स्मॉल साइज का, स्मॉल स्कल, स्मॉल साइज, ब्रेन फुली डेवलप नहीं है, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, तो ये माइक्रोसिफेली है ना। अब माइक्रोकीफेली का मैंने आपको बताया भी था कि दो तरह की होती है, एक नेचुरली है, ये नेचुरल है, नेचुरल है, एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड भी होता है। आर्टिफिशियल प्रोड्यूस मैंने लास्ट टाइम आपको चैप्टर नंबर 19 में शायद बताया भी था कि ये जो भिखारी वगैरह होते हैं, ये जैसे ही बेबी वगैरह पैदा होता है, छोटा सा होता है, तो उसके सर के ऊपर एक पीतल का या लोहे का खोल चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी बॉडी की बाकी तो डेवलपमेंट होती है और उसके हेड की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती ना बेबी की। तो इस कंडीशन में इसको आर्टिफिशियली भी जो भिखारी वगैरह है ये वाली कंडीशन लेके आ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर पहचान होती है कि ये मेंटली तौर पर रिटार्डेड होते हैं, प्रॉपर ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, ये देखिए गले में ये चीजें चूड़दारी मांगते मुंगते बेचारे नजर आ रहे होते हैं, तो ये माइक्रोकीफेली। नेक्स्ट है जेनेटिक डिफॉर्मिटीज। जेनेटिक डिफॉर्मिटीज में क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी जेनेटिक है। ये थर्ड हम कॉज पढ़ रहे हैं, पहले हमने देखा क्लेफ्ट पैलेट, सेकंड हमने देखा माइक्रोकेफेली, और थर्ड हम अभी देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो मीन बोन, आर्थराइट मीन जॉइंट, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको 5 सिम्टम बताई हुई है, तो ये पांचों कंडीशन यहाँ पे आपको वो नजर आ रही है, पांचों कंडीशन इन्फ्लेमेशन के लिहाज से, यानी कि पेन भी होगा, डिफॉर्म रीजन भी होगा, लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी, हल्का सा फीवर भी हो सकता है, तो ये इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। डीजेनरेटिव से क्या मुराद है कि ये प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट है, प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट करती है। कैसे? डीजेनरेटिव से मुराद प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट, प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट से क्या मुराद है, लॉस ऑफ फंक्शन, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बॉडी का वो ऑर्गन, बॉडी का वो जॉइंट वो प्रॉपर तौर पर फंक्शन करना छोड़ देगा, फंक्शन में उसकी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आता जाएगा, तो हम इसको कहते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। वक्त के साथ साथ जॉइंट आहिस्ता आहिस्ता लॉस ऑफ फंक्शन की तरफ जा रहा है। देखो ये नॉर्मल जॉइंट है, कल भी हमने इसको देखा था लास्ट लेक्चर में, ये साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल कैप्सूल, तो जॉइंट कैप्सूल, ये देखो नॉर्मल हमें फ्लूइड नजर आ रहा है। और देखो यहाँ पे ये देखो डीप फॉर्म है ना, ये देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का एक्शन ज्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो गया ना,
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जेनेटिक काजिज है। अब मैं ये देखो नॉर्मल जॉइंट इस तरह का, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये देखिए फ्रिक्शन के लिए, देखो ये डिस्टेंस कम है ना, फ्रिक्शन ज्यादा यहाँ पे होगा। अब मैं बारहा लोगों को ये बात कह चुका हूँ, बारहा लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स की भी बताता हूँ कि अगर फैमिलीज में आर्थराइटिस पेशेंट है, फॉर एग्जांपल फैमिली में आर्थराइटिस पेशेंट है, तो कजन मैरिज से अवॉइड करें। क्यों? कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक और भी बहुत ज्यादा इसकी बात है, जिगोरी बात, कि इसकी 100 से ज्यादा टाइप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत पेश आती है। आपने देखा होगा डॉक्टर ट्रायल बेसिस पे हमें मेडिसिन देता है, बहुत कम ऐसे एक्सपर्टीज होते हैं जो फौरन पहचान लेते हैं कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसको 100 डिफरेंट टाइप है आर्थराइटिस की। तो इसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रॉपर उसकी मेडिकेशन। लेकिन डॉक्टर क्या है, ट्रायल बेसिस पे काम कर रहा होता है यार, कभी कह रहा है कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, कभी हमें कह रहा था कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करो। तो इस वजह से इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो मैं लोगों को कह के थक जाता हूँ कि अगर दोनों फैमिलीज में डिजीज है तो कजन मैरिज से अवॉइड करें। वैसे भी मैंने आपको 12 कहा कि कजन मैरिज रिजल्ट हमें इतने अच्छे खातरखा नहीं मिलते। अगर फैमिलीज में फॉर एग्जांपल डिजीज नहीं है तो कोई मुजायका नहीं है। मैं आपको जो बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये नस्ल दर नस्ल अगली जो है ना वो ये जीन्स जो है ना वो ट्रांसफर होती है। जिससे ये वाले फॉर एग्जांपल इसके दादा अबू को डिजीज है ना, तो उसके पापा को भी है। अगर पापा को भी है तो डेफिनेटली आगे उसके बेटी बेटियों को भी हो सकती है। तो कजन मैरिजेस अगर करेंगे तो इस तरीके से जीन्स के इकट्ठे होने के चांसेस ज्यादा है। क्रोनिक आर्थराइटिस दायमी ये मरीज है, क्रोनिक दायमी, हर वक्त उठते बैठते आपने देखा होगा ये मरीज हाय बाय करते रहते हैं। क्यों? प्रॉब्लम जो है बेचारे मुसीबत में जो बच्चे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने अगर हमें बिल्कुल ठीक बनाया है तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हार्मोनल डिफॉर्मिटीज। हमने जेनेटिक डिफॉर्मिटीज पढ़ लिया। नेक्स्ट है हार्मोनल डिफॉर्मिटीज। इसमें क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन बोन, पोरोसिस मीन पोर, बोन का पोरस हो जाना। अमूमन ये फीमेल को प्रॉब्लम है, मेल को इस तरह के प्रॉब्लम कम होती है ना, ये फीमेल को ये ज्यादातर प्रॉब्लम होते हैं इस तरह के, आपने देखा होगा कॉम्प्लिकेटेड से। इसमें होता क्या है? बोन रिजॉर्प्शन, बोन उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रही, बोन रिजॉर्प्शन, बोन से सेपरेशन हो रही है, आउट पेस बढ़ गई, देन बोन डिपॉजिट, उतनी चीजें बोन में लग नहीं रही जितनी उससे सेपरेट हो रही। बोन रिजॉर्प्शन, आउट पेस, बोन डिपॉजिट, उतनी चीजें बोन में ऐड नहीं हो रही जितने निकल रही है। मोर डिप्लीशन, खराबी ज्यादा हो रही है, देन डेपोजिशन कैल्शियम वगैरह की आयंस की कम हो रही है। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बोन मैस रिड्यूस हो जाता है, बॉडी टेक्सचर सेम रहता है लेकिन बोन मैस रिड्यूस हो गया। केमिकल कंपोजिशन भी बोन की नॉर्मल रहती है। जरा देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस देखिए, ये नॉर्मल बोन है, ये आपको बीच में जो गैप्स नजर आ रहे हैं सेल्स के बीच में पोरस नजर आ रहा है, ये हेल्दी बोन है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए ये पोर्स ज्यादा हो गए। यहां से इसका मतलब मटेरियल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी हमें ज्यादा पोर्स नजर आ रहे हैं। बोन से मटेरियल रिलीज ज्यादा हो रहा है और बोन में उसकी डेपोजिशन कम हो रही है। हुआ क्या? देखें ये वाली कंडीशन, अब ये बेचारी फीमेल जो है इसको देखें ऑस्टियोपोरोसिस का, और देखो एजेड है लेकिन बॉडी टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, बॉडी के लिहाज से उसमें कोई डिफॉर्मिटीज हमें नजर नहीं आ रही, बिल्कुल हेल्दी है माशाल्लाह, हेल्दी वेल्दी कपल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी यहाँ पे बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकती है। क्यों? ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन का टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, बॉडी का टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, बॉडी बिल्कुल ठीक है, वेल है, लेकिन प्रॉब्लम किस जगह पे है कि बोन्स में प्रॉब्लम हो रहा है, बोन पोरस होती जा रही है। और ऐसी बोन्स के ब्रेकडाउन देखो, ये वैसे भी अम्मा जी जो है ये आपको काफी जो है वो एजेड नजर आ रही है, एज की है, और बॉडी भी काफी इसकी हैवी है, तो इसकी बोन के टूटने के चांस ज्यादा है अगर खुदा ना खासा गिर गई तो। राइट, काजेज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। काजेज क्या है? डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल इन द फीमेल। पहली बात, एस्ट्रोजन लेवल का कम हो जाना। अब एस्ट्रोजन लेवल का क्या ताल्लुक है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ? जब एस्ट्रोजन लेवल फीमेल में जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यानी कि तीनों तरह के जो बोन के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, इनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि फीमेल की एज ज्यादा है तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा। आपने देखोगे
मेनोपॉज वाली कंडीशन हो जाती है। तो जब एस्ट्रोजन एक्टिविटी, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा, मेनोपॉज वाली कंडीशन, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि बोन की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो जाएगी, उसकी बोन्स की प्रोडक्शन में इफेक्ट में उसको इफेक्ट होगा। और जाहिर है कि जब ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट वगैरह, खास तौर पे जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, जब वो एस्ट्रोजन नहीं होगा तो वो वाले सेल एक्टिवेट नहीं होंगे। जब वो वाले सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, एस्ट्रोजन लेवल कम है, तो रिजल्ट क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा है, बोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज रूटीन में करते रहते हैं बचपन से लेकर लड़कपन, लड़कपन से उधेड़ उम्र और उधेड़ उम्र से बुढ़ापा, तो ये इन लोगों में अगर वो एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो उनके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम है। लेकिन अगर ये वाली फीमेल जो है ये अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपने देखो हमारे इंडो पाक में खास तौर पर जो फॉरेन कंट्री में ये लोग तो अपने आप को बड़े फिट रखते हैं ना, हेल्दी वेल्दी रखते हैं। हमारे क्या है कि फीमेल जो है घर में बैठ बैठ के वेलियां खा खू के काम शाम काम करना है। नहीं, फीमेल ज्यादा काम भी करती है, जरूरी नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। हमारे यहाँ फीमेल वुमेन ट्रेंड होता है कि जैसे वो 50 साल की होती है, एक बेटा बेटी उसकी शादी कर देते हैं, बहू घर में आ जाती है, अब कहती है चलो भी बहू घर संभालो, अब सारा का सारा काम तुमने करना, खुद वो चारपाई पे बैठ जाती है, बॉडी बढ़नी शुरू हो जाती है और साथ साथ एस्ट्रोजन कम हो जाता है। जब बॉडी भी मैसिव होती जा रही है, एस्ट्रोजन भी कम होता जा रहा है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं होना है, पोरोसिस तो और तेज होगा। वो डाइट की खुराक में भी प्रॉपर उसकी जो है ना वो कमी है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इस तरह की चीजों की ना राशि वगैरह। स्मोकिंग भी एग्रेवेट करती है इसको, ऑस्टियोपोरोसिस को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दिन में क्वेश्चन आता है कि स्मोकिंग का क्या ताल्लुक है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि स्मोकिंग का ऑस्टियोपोरोसिस के साथ क्या ताल्लुक है। स्मोकिंग जो है इज लिंक्ड टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो ये स्टिमुलेशन के तौर पर एक्ट करता है। इसमें जो टबैको वगैरह में जो कंपाउंड होते हैं ना, टबैको वगैरह इसमें जो कंपाउंड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिन हार्मोन की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाते हैं। जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन कम होगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो अल्टीमेटली बोन जो है ना वो लॉस की तरफ ज्यादा जाएगा। तो स्मोकिंग का भी इफेक्ट है इसके ऊपर, ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। अब प्रोटेक्शन कैसे हम कर सकते हैं ना ऑस्टियोपोरोसिस से, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको हम ERT भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये मेडिकेशन है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, इनके एस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट, यानी कि ये मेडिकेशन, इसमें होता क्या है कि पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं जो कि इसका अल्टरनेट होता है, यानी उनमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये इसकी यानी कि हो सकती है ट्रीटमेंट, इससे किसी हद तक रिकवरी होती है। लेकिन जहां पे आपने देखा होगा ERT जो है, जहां पे इफेक्टिव है ऑस्टियोपोरोसिस से, वो उनको थोड़ा बहुत मजबूत करने में हेल्पफुल है, लेकिन साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के, बोन का मैसिव हो जाना, बॉडी का भारी हो जाना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है थर्ड आखिरी वाली है न्यूट्रिशनल काजेस। न्यूट्रिशनल काजेस में क्या है, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन, ऑस्टियो मीन बोन, मलेशिया मीन मलेशिया या मलेशिया मीन सॉफ्ट, बोन का सॉफ्ट हो जाना। होता क्या है, बोन रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल, बोन्स को प्रॉपर मिनरल मिल ही नहीं रहे। क्यों, हम न्यूट्रिशन काजेस कहते हैं, ऐसे बच्चे की डाइट में प्रॉपर जो ना वो न्यूट्रिएंट्स शामिल नहीं है, कैल्शियम वगैरह शामिल नहीं है, कैल्शियम सॉल्ट और नॉट डिपॉजिटेड, कैल्शियम यूज को मिला। आपने देखोगा जो गरीब उनके बेचारे बच्चे होते हैं, गरीब गुरबा, उनको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, उनको बेचारों को मिल्क अवेलेबल नहीं है, माँ ने भी प्रॉपर दूध नहीं पिलाया, अगर पिलाया तो माँ में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, बच्चे में भी डेफिशिएंसी है। बोन सॉफ्टन एंड द वीकेंड, बोन्स ऑफ द लेग एंड द पेल्विस बेंड एंड डिफॉर्म, खास तौर पे लेग्स की बोन और पेल्विस की बोन बेंड होती है, डिफॉर्म हो जाती है, और वेट बियरिंग बोन यानी कि लेग्स की बोन में बहुत ज्यादा पेन होता है। देखिए आपके सामने नॉर्मल बोन देखो, क्वाइट हेल्दी है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसमें देखिए अगर बोन्स के सेल्स देखें, इसका टेक्सचर बिल्कुल सेम है। जो ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोमलेशिया, इसकी बोन देखो कर्व्ड है, कर्वेचर बनी हुई है,
और दूसरी बात है कि बोन के जो सेल्स अगर आप काउंट करें तो इसमें बोन्स के टेक्सचर में हमें पोर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये इनके प्रॉपर तौर पर यहाँ पे कैल्शियम वगैरह की डेपोजिशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से बोन्स डिफॉर्म हो गई, बोन में बिगाड़ पैदा हो गया और साथ साथ इनमें बोन्स में पेन्स भी महसूस होती है। क्यों? इन्हीं बोन्स ने, ये जो फीमेल बोन है इससे तो सारी बॉडी को ऊपर उठाया हुआ है, तो इनमें फिर दर्द होती है। न्यूट्रिशन काजेस में सेकेंडरी रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? चिल्ड्रन विद बाउंड लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस। वही वाली तकरीबन बात, काजेस क्या? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट, कैल्शियम प्रॉपर डाइट में शामिल नहीं है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो इन दोनों कंडीशन में रिकेट्स और जो ऑस्टियोमलेशिया है इसमें बोन है, और दूसरी बात है कि पेल्विस डिफॉर्म है। अब ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में फर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में फर्क क्या है? जो ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोमलेशिया, इसमें पहले मैं रिकेट्स के बारे में आपको बता देता हूं। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स में लो मिनरल टू बोन मैट्रिक्स थ्रू आउट ग्रोथ इन द स्केलेटन, यानी कि बेबी की जो थ्रू आउट ग्रोथ हो रही है उसको प्रॉपर तौर पे डाइट में कैल्शियम नहीं मिल रहा, थ्रू आउट द बोन डेवलपमेंट, हम इसको कहते हैं रिकेट्स। लेकिन जो ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोमलेशिया में क्या हुआ कि उसको शुरू में सही मिलती रही है डाइट, लेकिन बाद में डिस्टर्बेंस हुई है। ग्रोथ प्लेट जब मुकम्मल बन गई, ग्रोथ मुकम्मल हो गई, उसके बाद उसको कहीं पे डेफिशिएंसी हुई है। तो दोनों में ये माइनर सा फर्क है। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? काजेस, डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन द डाइट एंड द विटामिन डी डेफिशिएंसी। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, वो वाला मिल्क दिया जाए जिसमें विटामिन डी शामिल है। आपने देखा होगा बाजार में फोर्टिफाइड मिल्क यानी कि डिब्बों में वो दूध मिलता है, पता नहीं उसमें क्या कुछ होता है, कहते तो यही है कि उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में सारी चीजें होती हैं। खैर, हम कोई बात सूख के साथ तो नहीं कह सकते। एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर सनलाइट को एक्सपोज करें तो आपको पता विटामिन डी बनता है, पूरा केमिकल प्रोसेस है। तो ये देखें, ये आपको डी फॉर्म जो ना वो मिल रहा है इसमें रिकेट्स वगैरह में ना, ये वाली कंडीशन मिल रही है। तो मैं आपको बताने लगा था विटामिन डी का क्या रोल है बोन के लिहाज से। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, यानी कुछ हम फूड खाते हैं जो इसमें कैल्शियम है ना, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रॉपर तौर पर मौजूद है तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करेगा और बोन की तरफ ट्रांसफर करेंगे। अगर वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम आयन की प्रॉपर तौर पर एब्जॉर्प्शन फूड से नहीं होगी। तो इस तरीके से रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया वाली कंडीशन हो सकती है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इसी टॉपिक को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।